पिछले क्लास में हम लोग यूजेस ऑफ डायमेंशन देखे थे, ठीक है, जैसे होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये सब देखे थे पिछले क्लास में। तो कोई भी आपको इक्वेशन दिया जाए और उसका डायमेंशन, उसमें कोई भी क्वांटिटी उसका डायमेंशन निकालने बोला जाए तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल की मदद से हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपसे बोला जाए y बराबर a साइन ओमेगा टी, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। हमको इसमें a और ओमेगा का डायमेंशन निकालना है। y डिस्प्लेसमेंट है, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और a क्या है नहीं पता, ओमेगा क्या है नहीं पता, इस दोनों का डायमेंशन हमको निकालना है। हम क्या करेंगे, होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि LHS का जो डायमेंशन होगा वही RHS के सारे टर्म्स के बराबर होगा। तो इसमें कितना टर्म है, एक टर्म, दो टर्म या तीन टर्म, तो इसमें एक ही टर्म है, क्योंकि सारा क्या है, सारा क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में है। अगर यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता तो टर्म्स अलग होता, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी, ये पूरा क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, ये साइन थीटा के टर्म में ये है, तो साइन थीटा तो डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। तो y का डायमेंशन वही होगा जो a का डायमेंशन होगा। तो डायमेंशन ऑफ a क्या होगा, डायमेंशन ऑफ a क्या हो जाएगा, तो l। y का डायमेंशन, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, l, तो a का भी डायमेंशन क्या होगा, l। अब आते हैं हम लोग ये ओमेगा का देखते हैं। तो ओमेगा टी क्या है एक्चुअली में, ओमेगा टी है एंगल, ठीक है, और एंगल तो फिर से डायमेंशनलेस होता है। तो हम बोल सकते हैं ओमेगा टी इज डायमेंशनलेस, मतलब 1 रख सकते हैं उसको हम। डायमेंशनलेस का मतलब m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, ठीक है। तो एनीथिंग टू द पावर 0 क्या, 1। तो ओमेगा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो 1/t। तो फाइनली क्या लिखेंगे, t माइनस 1 हो गया। तो इस तरीके से कोई भी क्वांटिटी आपको दिया जाए और हमको डायमेंशन निकालने बोले तो हम निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे अगर हम बोले आपको कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय Q इंटू V इंटू B। Q क्या है, ये है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। Q क्या है, चार्ज, V क्या है, वेलोसिटी, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। हमको निकालना है किसका डायमेंशन, मैग्नेटिक फील्ड का। क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड को LHS में रखें, बाकी को RHS में कर दिए। तो B बराबर कितना, F/Q इंटू V। फोर्स का डायमेंशन mL/t माइनस 2। Q क्या है, चार्ज, चार्ज का डायमेंशन, चार्ज करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब Q/t, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, तो करंट भी फंडामेंटल, टाइम भी फंडामेंटल। तो Q का डायमेंशन क्या होगा, A इंटू टी, करंट इंटू टाइम। और वेलोसिटी का पता है LT माइनस 1। अब सबको अरेंज कर दीजिए, एक साथ कर लेना हमको। तो B का डायमेंशन फाइनली क्या आएगा, M तो अकेला है, तो M, L कहाँ है, एक L यहाँ, एक L नीचे, तो खत्म हो जाएगा। अब T पे पावर -2 इधर, और ये -1 और +1 खत्म हो गया, तो T माइनस 2, A माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी दिया रहे फिगर, क्वेश्चन आपको, उसमें कोई एक क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन हमको नहीं पता है, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक लास्ट यूज है, टू एस्टेब्लिश द रिलेशन between given physical quantities। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, टू डिराइव एन इक्वेशन या टू डिराइव ए फॉर्मूला, ठीक है। डायमेंशन की मदद से हम आसानी से कोई
फॉर्मूला निकाल सकते हैं, बशर्ते क्या, इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि हम डायमेंशन की मदद से जो फॉर्मूलाज में कांस्टेंट आता है, कोएफिशिएंट्स जो आता है, उसका वैल्यू हम डायमेंशनली नहीं निकाल सकते हैं। बाकी रिलेशन हम बना सकते हैं इसकी मदद से। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि बताइए फोर्स बराबर क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन, सही रिलेशन है। फोर्स बराबर मास बाय एक्सीलरेशन है। फोर्स इज इक्वल टू m स्क्वायर बाय a, सही रिलेशन है। कौन सा सही रिलेशन है? अगर फोर्स मास और एक्सीलरेशन पे डिपेंड कर रहा है तो सही फॉर्मूला कौन है इसमें? तो चूंकि हमको पता है इसलिए हम बोल देते हैं फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन सही है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी पता होता तो हम डायमेंशनली ये फॉर्मूला निकाल सकते थे, ये रिलेशन हम तैयार कर सकते थे, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग करते हैं, ये टॉपिक नोट कीजिएगा। तो अगर हमें पता हो, इफ वी नो that a quantity depends on different physical quantities, then we can establish the relation between them. ठीक है। अगर मुझे पता हो कि एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी कुछ अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड किया, कुछ अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड किया, देन वी कैन एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी पे वो डिपेंड करता है। जैसे अगर हम बोलें एग्जांपल में, अगर हम बोलें इफ फोर्स डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सेलरेशन, देन कैसे रिलेशन हम बनाएंगे? फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन हम कैसे ला सकते हैं? तो देखिए क्या करना है, फोर्स किस पे डिपेंड किया? मास पे और एक्सेलरेशन पे। तो हम इस तरह से लिखें, F इज इक्वल टू क्या करेंगे, एक कांस्टेंट डाल दिए कि m टू द पावर a टू द पावर b। ये काम हम खुद से करेंगे, ठीक है। यहाँ इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। अब पुटिंग डायमेंशन बोथ साइड, बोथ साइड। तो क्या होगा, देखिए फोर्स का डायमेंशन पता है, mlt-2 इज इक्वल टू के, मास का डायमेंशन m ही रह जाएगा पर पावर a, एक्सेलरेशन का डायमेंशन lt-2 पर पावर b। अब सबको अलग अलग कर दिए, तो k m टू द पावर a, और तो कहीं m नहीं है, l टू द पावर क्या हो जाएगा b, और t पे पावर कितना -2b होगा, ठीक है। अब इक्वेटिंग डायमेंशन फ्रॉम बोथ साइड, नाउ इक्वेटिंग डायमेंशन फ्रॉम बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, देखिए मास का डायमेंशन इधर क्या है a, मास का डायमेंशन इधर कुछ नहीं तो 1, तो a इज इक्वल टू क्या निकाल लिए हम लोग 1, ठीक है। अभी लेंथ का डायमेंशन b, इधर लेंथ का डायमेंशन कितना है 1, तो b बराबर भी क्या आ गया 1, तो a और b दोनों निकाल, यहाँ से भी आप b को निकाल सकते थे, -2b बराबर -2, तो -2 खत्म, तो b बराबर 1, ठीक है। तो हम a भी निकाल लिए, b भी निकाल लिया, और a b का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो पुटिंग इन 1,
तो क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर के एम टू द पावर कितना, ए 1 था, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ए पर पावर भी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड फ्रॉम सेपरेट एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ के इज फाउंड टू बी 1 ठीक है। ये हम डायमेंशनली नहीं निकाल सकते, इसका वैल्यू आपको दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो यहीं तक आपको करके छोड़ देना है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो मेनली हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एक क्वांटिटी का रिलेशन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के साथ बनाते हैं। कैसे रिलेटेड है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मास और एक्सीलरेशन पे फोर्स डिपेंड किया, तो मास और एक्सीलरेशन का रिलेशन कैसा होगा फोर्स के साथ, इनटू में होगा, डिवीजन में होगा, पावर फैक्टर में होगा, कैसा होगा। ठीक है, तो ये हम डायमेंशनली निकाल सकते हैं। जैसे एक और इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। अगर आपसे बोला जाए, जैसे क्वेश्चन नोट कीजिएगा, इफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ simple pendulum depends on किस पे, लेंथ एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी ठीक है, लेंथ को हम L से डिनोट किए। देन एस्टेब्लिश द रिलेशन, यह फॉर्मूला बनाना है हमको। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, तरीका वही है। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड किया, तो T लेंथ पे और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड किया। ठीक है, दिस इम्प्लाइज क्या करें, T इज इक्वल टू के L टू द पावर A G टू द पावर B। ठीक, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन माने। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, दोनों तरफ डायमेंशन पुट करेंगे। तो पुटिंग डायमेंशन बोथ साइड, पुटिंग डायमेंशन बोथ साइड। तो इधर क्या है, टाइम, मतलब मास का डायमेंशन क्या होगा, इधर 0, लेंथ का डायमेंशन भी 0, टाइम का डायमेंशन 1। ठीक है, के L तो लेंथ ही है, G क्या है, G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ड्यू टू एनी रीजन हो, है तो एक्सेलरेशन ही। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन यहाँ पुट करेंगे LT-2 पर पावर कितना, B। अब सबको अलग अलग कर लेते हैं। तो के L पे पावर क्या होगा, यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, B पावर इसमें भी, L में भी है, T में भी है। तो L पे पावर क्या हो गया, A प्लस B। T पे पावर क्या होगा, -2B। ठीक है, अब क्या करें, इक्वेटिंग डायमेंशन, फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ से डायमेंशन इक्वेट कीजिए। मास तो इधर है ही नहीं, तो पहले हम टाइम का करते हैं क्योंकि एक वेरिएबल है यहाँ पे। तो T का डायमेंशन क्या है, -2B। तो हम क्या करें, -2B इज इक्वल टू, इधर T का डायमेंशन क्या था, 1, तो B इज इक्वल टू क्या आ गया, -1/2। चलिए B निकाल लिए। अभी A प्लस B किसका डायमेंशन था, L का। ठीक है, तो L का डायमेंशन A प्लस B, इधर कितना है L का डायमेंशन, 0, तो इधर A प्लस B बराबर क्या हो गया, 0। अब B का वैल्यू -1/2 है, तो A -1/2 इज इक्वल टू 0, तो A बराबर क्या आ गया, +1/2।
तो a इज इक्वल टू हम ले आए 1/2, b इज इक्वल टू -1/2। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन 1, कौन सा वैल्यू, a और b का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए। तो t क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू कितना, k l टू द पावर a कितना था 1/2, g पर पावर b तो -1/2। अब माइनस पावर का मतलब क्या होता है, इसको हम नीचे ले आएंगे रेसिप्रोकल में, तो क्या आएगा, तो पावर प्लस हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू k l पे पावर हाफ और g पे भी पावर हाफ, यहाँ नीचे आया तो प्लस हो गया। अब हाफ पावर का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। तो फाइनली क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू k अंडर रूट l/g, यही रिलेशन होता है। बस k का वैल्यू हम डायमेंशनली यहाँ नहीं निकालेंगे, इसका वैल्यू आपको लैब में एक्सपेरिमेंटली निकालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ k इज फाउंड टू बी कितना, 2 पाई। तो फाइनली रिजल्ट क्या आ गया, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l/g। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड क्या हुआ, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। जैसे अगर एक पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है तो कितने समय में ये एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करेगा। एक ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ कि जो स्टेटस अभी है वही स्टेटस पुनः होने में कितना समय लगेगा। स्टेटस होने का मतलब पोजीशन भी वही हो जाए, वेलोसिटी भी वही हो जाए, डायरेक्शन भी वही हो जाए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पेंडुलम है, ये ऑसिलेट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा मेन पोजीशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑसिलेट कर रहा है। तो यहाँ से जब चला, यहाँ से हम ऑब्जर्व करना शुरू किए, तो यहाँ से यहाँ जाने, पुनः यहाँ से यहाँ आने में जो समय लगा, दैट इज़ 1 टाइम पीरियड। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ जाने और यहाँ से यहाँ आगे, यहाँ से यहाँ जाने, यहाँ से यहाँ जाने में नहीं। अगर हम यहाँ से शुरू किए तो यहाँ से यहाँ जाने और यहाँ से यहाँ आने में क्या एक टाइम पीरियड हुआ, नहीं। तो यहाँ से यहाँ जाने, यहाँ से यहाँ आने, फिर यहाँ से यहाँ जाने, फिर यहाँ से यहाँ आने में जो समय लगा, दैट इज़ 1 टाइम पीरियड। मतलब क्योंकि जब यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ आए तो पोजीशन तो सेम हुआ, लेकिन डायरेक्शन अलग हो गया। पहले जा रहा था इधर, अब जा रहा है इधर। लेकिन जब यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर आया, तो डायरेक्शन और पोजीशन सब कुछ सेम है, ठीक है। तो उसमें एक ऑसिलेशन में जो समय लगता है उसको हम इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं। तो हम आसानी से इसका रिलेशन हम तैयार कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी फॉर्मूले का। चलिए, ठीक है। जैसे एक थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, इफ अभी तक हम लोग मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी मान रहे थे, ठीक है। अगर कहीं आपको बोले कि नहीं, फोर्स, लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो बताइए मास का यूनिट क्या होगा, मास का डायमेंशन क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे इफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम आर taken as fundamental quantity, then find the dimension of पहला है मास, दूसरा है प्रेशर, तीसरा है पावर। इस सभी का डायमेंशन आपको किसके टर्म में बताना है, फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म में, ठीक है। अभी तक हम लोग किसके टर्म में बता रहे थे, मास, लेंथ और टाइम के टर्म में। लेकिन अगर फोर्स, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल मान लिया जाए, तब मास का डायमेंशन क्या होगा, प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, पावर का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो हम इसमें पहला आपको बताते हैं मास का डायमेंशन। जो हम रिलेशन अभी डिराइव किए, रिलेशन तैयार किए किसी भी क्वांटिटी का, जस्ट उसी तरीके से यहाँ भी बढ़ना है।
तो मास किस पे डिपेंड करता है, या कोई भी क्वांटिटी किस पे डिपेंड करता है, फंडामेंटल क्वांटिटी पे। और यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन है, फोर्स, लेंथ और टाइम। तो क्या लिखेंगे, मास डिपेंड किया किस पे, फोर्स पे, लेंथ पे और टाइम पे। ठीक है, दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू m is equal to k f to the power a l to the power b t to the power c। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ठीक है, अब पुटिंग डायमेंशन बोथ साइड, पुटिंग डायमेंशन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, मास का डायमेंशन मास ही रहेगा, तो इसको m l0 t0 कर सकते हैं, बराबर फोर्स का डायमेंशन m l t माइनस 2 पर पावर a, l पे पावर b, t पे पावर c। ठीक, अब सबको अलग अलग करते हैं हम लोग। दिस इम्प्लाइज m l0 t0 is equal to k m to the power, क्या है, अकेला m यहाँ पे और तो कहीं नहीं है, तो m पे पावर क्या हो जाएगा a, l to the पावर क्या होगा, यहाँ देखिए l पे पावर a, l पे पावर b, तो a प्लस b, t पे पावर यहाँ क्या है 0, सॉरी यहाँ पे क्या है t पे पावर c और यहाँ पे t पे पावर -2a, तो ये हो जाएगा -2a प्लस c। अब इक्वेटिंग डायमेंशन, इक्वेटिंग डायमेंशन, तो क्या हो जाएगा, मास का डायमेंशन a, इधर मास का डायमेंशन 1, तो a बराबर तो डायरेक्टली 1 आ गया। अभी a प्लस बी इज इक्वल टू, ए प्लस बी किसका डायमेंशन है, एल का, इधर एल का डायमेंशन क्या है 0, ए का तो 1 निकाल चुके हम लोग, तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो बी बराबर क्या आ गया -1, तो बी का भी डायमेंशन हम निकाल लिए। ठीक है, अभी बी का भी वैल्यू निकाल लिया। अब सी की बारी, तो इसको इक्वेट करते हैं, तो -2a प्लस सी किसका डायमेंशन है, टाइम का, इधर टाइम का डायमेंशन क्या है 0, तो -2a प्लस सी इज इक्वल टू 0, फिर से a का वैल्यू 1 है, तो -2 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो c बराबर क्या आ गया -2, तो a b c तीनों निकाल लिया। पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू k f टू द पावर a का जगह क्या रखें 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। l की जगह, l का डायमेंशन क्या है b कितना निकाले हैं -1, और t का डायमेंशन c, और c कितना निकाले हैं -2। 10 डायमेंशन ऑफ मास, अगर डायमेंशन बताएंगे तो वहाँ पे k का कोई काम नहीं है। डायमेंशन ऑफ मास इज कितना, तो m बराबर क्या लिखें, f टू द पावर -1, l कहाँ चला गया, l पे पावर b था ना, तो l पे पावर, सॉरी यहाँ पे k, f पे पावर a, तो f पे पावर a कितना 1 लिखने की आवश्यकता नहीं। l पे पावर b, तो l पे पावर -1, और t पे पावर c, तो -2, तो f l -1 और t पे पावर -2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ मास। ठीक है, तो हम आसानी से
किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे प्रेशर का है तो क्या करना है आपको, प्रेशर डिपेंड करता है किस पे, फोर्स, लेंथ और टाइम पे, ठीक है। तो प्रेशर बराबर के एफ टू द पावर ए एल टू द पावर टी, यहाँ तक तो करना ही है। अब क्या करना है, दोनों तरफ डायमेंशन पुट करेंगे, तो इधर प्रेशर का डायमेंशन पुट करेंगे और इधर बाकी फोर्स जो है, फोर्स का डायमेंशन, और एल और टी तो एल टी के टर्म में ही रहेगा, ठीक है। बाकी फिर से इक्वेट करना है, ए बी सी का वैल्यू निकालना है और पुट कर देना है फिर इक्वेशन 1 में, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा लिखिएगा, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का क्या क्या ड्रॉबैक्स है। जैसे सबसे पहला ड्रॉबैक्स क्या था, अभी हम लोग जो डायमेंशनली निकाल रहे थे रिलेशन या फॉर्मूला बना रहे थे, वहाँ क्या देखे कि k का जो वैल्यू था वो हम नहीं निकाल पा रहे थे डायमेंशनली, तो ये एक ड्रॉबैक हुआ, ठीक है। तो नोट कीजिएगा पहले, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, with the help of dimension we cannot find the value of numerical constants or coefficients, ठीक है। सेकेंड ड्रॉबैक क्या है कि डायमेंशन की मदद से हम लोग वैसे रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो। जैसे अगर हम बोलते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या ये रिलेशन निकाला जा सकता है डायमेंशनली? नहीं। हम s इज इक्वल टू यू टी निकाल सकते हैं, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन पूरा रिलेशन हम एक साथ नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड ड्रॉबैक लिखिएगा, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, with the help of dimension we cannot find the relation of quantity, yeah, we cannot derive the formula which are given in discrete form, or in the form of addition or subtraction, ठीक है। थर्ड ड्रॉबैक क्या है इसका, कि डायमेंशन की मदद से हम वैसा क्वांटिटी या वैसा रिलेशन नहीं डिराइव कर सकते हैं जो 3 या 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता हो, ठीक है। 3 तक तो कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे अगर डिपेंड करता हो तो नहीं कर सकते, क्योंकि इक्वेट करने के लिए, डायमेंशन को इक्वेट करने के लिए चौथा क्वांटिटी हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो डायमेंशन की मदद से हम वैसे ही फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन तैयार कर सकते हैं विच डिपेंड्स ऑन 3 अदर फिजिकल क्वांटिटी और लेस देन 3 अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन इस पे लिखिएगा, इसका और भी एक और ड्रॉबैक है। जैसे एक और ड्रॉबैक इसका क्या है कि डायमेंशन की मदद से हम लोग वैसा क्वांटिटी नहीं डिराइव कर सकते हैं, या डायमेंशन की मदद से हम लोग वैसे फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन नहीं तैयार कर सकते हैं जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पे डिपेंड करता हो, लॉगरिथमिक रेशियो पे डिपेंड करता हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे डिपेंड करता हो। जैसे अगर हम बोलें y बराबर a साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो इस रिलेशन को हम डायमेंशनली नहीं बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये साइन थीटा का हम रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं डायमेंशन की मदद से, ठीक है। तो ये सारा ड्रॉबैक्स है इसका, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन इस पे बनाइएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, इफ द यूनिट ऑफ if the unit of length is halved, ठीक है,
यूनिट ऑफ मास इज doubled while the unit of time is also doubled या also halved कर लेते हैं, halved. Then how the unit of following will change? Unit of following will change. ठीक है, पहला फोर्स का, सेकेंड मोमेंटम, थर्ड है वर्क और फोर्थ है प्रेशर। ठीक है, यहाँ 4 क्वेश्चन है आपके पास। हम एक यहाँ पे बता रहे हैं, बाकी 3 आपको बनाना है। ठीक है, जैसे हम पहला बता रहे हैं फोर्स का। तो देखिए, यूनिट बताने के लिए हम क्या करते हैं, डायमेंशन की मदद लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, u1 बाई u2 इज इक्वल टू, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2, नीचे भी mlt-2। अब चूंकि ये फर्स्ट सिस्टम में है, ठीक है, तो m1 l1 t1, यहाँ m2 l2 t2 कर दिए। ठीक है, मतलब इनिशियली डायमेंशन ये, फाइनली हम m2 l2 t2 के टर्म में किए, मतलब चेंज होने के बाद यूनिट। तो क्या हो जाएगा, अलग अलग कर देते हैं इसको, m1 बाय m2, यहाँ पे l1 बाय l2, यहाँ पे t1 बाय t2 पर पावर कितना, -2। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, लेंथ का यूनिट क्या हुआ, आधा हो गया, तो L2 क्या हुआ, L1 का हाफ हो गया। M2 क्या हुआ, मास का यूनिट क्या हुआ, दुगना हो गया, तो M2 क्या हो गया, M1 का डबल हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज U1 बाई U2 इज इक्वल टू M1 बाय M2 की जगह क्या रखें, 2M1, डबल हुआ ना मास। ठीक है, लेंथ क्या हुआ, हाफ, तो L1 बाय L2 की जगह L1 बाय 2। ठीक है, और टाइम का यूनिट क्या हुआ है, टाइम इज ऑल्सो हाफ्ड। ठीक है, तो ये हो गया T1 बाय T2 की जगह T1 बाय 2। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, U1 बाई U2 इज इक्वल टू M1 M1 यहाँ समाप्त, तो 1/2 इंटू, यहाँ देखिए 2 पर चला जाएगा, L1 समाप्त, तो इंटू 2, यहाँ पे फिर से 2 ऊपर चला जाएगा, T1 समाप्त, तो क्या हो गया, इंटू 2। तो ये 2 समाप्त हो गया। दिस इम्प्लाइज U1 बाई U2 इज इक्वल टू, क्या बच गया, 2। तो फाइनली U2 बराबर कितना, U1 बाई 2। तो क्या हो गया, यूनिट हाफ हो गया ना, पहले यूनिट U1 था, अब U1 बाई 2 हो गया, दैट इज यूनिट इज हाफ। ठीक है, ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास में हम लोग इसमें करेंगे कुछ एरर हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, एरर, फिर कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह देखेंगे, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स देखेंगे। ठीक है।